नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे साथियों द्वारा कमेंट्स व मैसेज के माध्यम से झूठे रेप केस से कैसे बचें इस पर वीडियो बनाने को कहा गया। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, यदि कोई आपके खिलाफ झूठा रेप यानी कि बलात्कार का केस कराता है या झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देता है तो उस पर आप अपना क्या क्या बचाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आजकल बहुत बड़ी संख्या में बलात्कार के ऐसे मामले देखने व सुनने को मिलते हैं जिनमें बालिग लड़के लड़की अपने परिजनों की इच्छा के विरुद्ध 1-2 साल तक पहले तो आपसी संबंधों में रहते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं तथा बाद में परिजनों को पता चलने पर या परिजनों के शादी के लिए तैयार न होने पर लड़की द्वारा लड़के को झूठे रेप केस में फंसा दिया जाता है। कभी कभी किसी पुरानी रंजिश या जमीनी विवाद आदि के चलते भी तत्काल लाभ लेने के उद्देश्य से झूठे रेप केस या छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसा दिया जाता है। यदि आप भी इस प्रकार की किसी घटना का शिकार हो चुके हैं तो आप निम्न प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के अवैध संबंधों में रहना या अवैध संबंध रखना सामाजिक और कानूनी दोनों प्रकार से गलत है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पहले से ही अपना बचाव करें और इस प्रकार के झमेलों में ना पड़ें। इसके बावजूद भी यदि आपको झूठे रेप केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं तो आप एफआईआर होने से पूर्व ही माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाएगी या नहीं की जाएगी ये तो अलग बात है, परंतु बाद में यदि आपके खिलाफ एफआईआर होती है तो आपका जमानत प्रार्थना पत्र आपके लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। दूसरा ये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रमोद सूर्यभान बनाम महाराष्ट्र राज्य में स्पष्ट किया कि यदि पीड़िता से किया गया विवाह का वचन झूठा प्रतीत नहीं हो रहा था, उसी के चलते पीड़िता ने शारीरिक संबंध बनाए थे परंतु बाद में अभियुक्त अपना वचन पूरा नहीं कर सका, उसके पश्चात भी अभियुक्त एवं पीड़िता में शारीरिक संबंध बनते रहे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को छल पूर्वक विवाह का वचन दिया गया था, तो यहाँ पर बलात्कार का अपराध निर्मित नहीं होता है। सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उल्लेखित किया है कि अपने बयानों में पीड़िता ने बताया कि उसने स्वेच्छा से पति पत्नी के रूप में संबंध स्थापित किए, परंतु अब लड़का और उसके परिजन विवाह से इनकार कर रहे हैं, तो ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य के मामले में उल्लेखित किया गया है कि पीड़िता 19 वर्ष की अवस्था में अभियुक्त से विवाह करने हेतु स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर चली गई थी और उनमें शारीरिक संबंध स्थापित हुए। ऐसे में पीड़िता का ये कथन कि विवाह के झूठे वचन के आधार पर अभियुक्त ने उससे शारीरिक संबंध बनाए, जो कि बलात्कार है, उक्त तर्क को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विश्वसनीय नहीं माना गया। इसके अलावा और भी अनेकों ऐसे केस हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो आप माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर एफआईआर क्वेसिंग या अरेस्ट स्टे की मांग कर सकते हैं। अरेस्ट स्टे किस प्रकार से मिल सकता है, इसके लिए हम आपको एक केस को उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली के एक थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ 376/506 आईपीसी 325 SC/ST एक्ट व 3/4 पॉक्सो एक्ट में सिंगल अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पीड़िता तत्कालीन समय में 7 माह की गर्भवती हुई थी। SC/ST एक्ट होने के चलते विवेचना संबंधित सीओ साहब को मिली और स्टार्टिंग से ही पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। प्रकरण हमारी जानकारी में आया तथा बताया गया कि अभियुक्त, जो कि गाड़ी ड्राइवर है, एकदम निर्दोष है तथा घटना के समय एफआईआर में जिस दिन की घटना दिखाई गई है उस दिन अभियुक्त गाड़ी लेकर गाजियाबाद गया हुआ था, परंतु इसका कोई सबूत उनके पास उपलब्ध नहीं था। हमारी टीम द्वारा जाकर विवेचना अधिकारी यानी कि सीओ साहब से निष्पक्ष विवेचना की बात कही गई तो सीओ साहब ने हाथ खड़े कर दिए और बताया कि व्यक्ति नामजद अभियुक्त है, लड़की 7 महीने की गर्भवती है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है, सिंगल एक्यूज्ड है और एसपी साहब ने एफआईआर कराई है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारी टीम द्वारा तत्कालीन एसपी रायबरेली सुजाता सिंह जी से जाकर मुलाकात की गई तथा उनसे निष्पक्ष विवेचना की बात की गई, तो एसपी महोदय द्वारा भी पुनः उन्हीं बातों को दोहराते हुए कहा गया कि लड़की
की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, लड़की 7 महीने की गर्भवती है, नामजद अभियुक्त है, सिंगल एक्यूज्ड है, हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं। और उन्होंने स्वीकार किया कि एफआईआर मेरे द्वारा कराई गई है, मेरी जानकारी में आने के बाद ये मुकदमा दर्ज कराया गया। हमारे द्वारा एसपी साहब को बताया गया कि लड़का घटना के समय घटना की तिथि को ना तो घटना स्थल पर मौजूद था तथा घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में मौजूद था। और क्योंकि वह एक गाड़ी ड्राइवर है तो गाड़ी लेकर गाजियाबाद गया हुआ था, इसकी आप विवेचना कराएं। एसपी साहब ने कहा कि इसका कोई सबूत हो तो ला कर दीजिए। हमारे द्वारा अनुरोध किया गया और बताया गया कि लड़का चूंकि एक गाड़ी ड्राइवर है और वो गाड़ी लेकर गाजियाबाद गया था, उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और संबंधित टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर आप उसको ट्रेस कर सकते हैं और जिस समय जिस टोल प्लाजा से गुजरा है उस टोल प्लाजा के कैमरे से देख सकते हैं कि ड्राइवर वही था या कोई और था। प्रथम दृष्टया तो एसपी साहब ने नहीं माना, परंतु बाद में इस चीज को संज्ञान में लिया और उन्होंने लड़के की फोन की सीडीआर और संबंधित टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का आदेश दिया। विवेचना अधिकारी महोदय द्वारा विवेचना कार्य की जा रही थी। इसी बीच में लड़की ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया जो कि लड़का था, यानी कि पीड़िता को बेटा हुआ। और इसकी जानकारी होने पर हमारे द्वारा संबंधित कप्तान साहब को, एसपी साहब को प्रार्थना पत्र देकर लड़के और अभियुक्त जो कि नामजद अभियुक्त था जिसको लड़के का पिता कहा जा रहा था, उसका डीएनए करा दिए जाने का प्रार्थना पत्र संबंधित विवेचक और जिले के संबंधित कप्तान को प्रेषित किया। जैसा कि हम भी जानते थे तथा पुलिस द्वारा ही बताया गया कि डीएनए कराना इतना आसान प्रक्रिया नहीं है, परंतु फिर भी हमने प्रार्थना पत्र दिया और उसी प्रार्थना पत्र की रसीद को लेकर हमारे साथियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में याचिका दाखिल कर अरेस्ट स्टे की मांग की गई। याचिका पर सुनवाई करते समय माननीय उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस महोदय द्वारा प्रथम बार तो चौंक गए। उन्होंने भी कहा कि मिस्टर काउंसिल, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अभियुक्त पक्ष की याचिका पर आप डीएनए कराने की मांग कर रहे हैं। यदि डीएनए का मिलान हुआ तो आप जानते हैं इसके परिणाम क्या होंगे? हमने अनुरोध पूर्वक कहा कि जी माय लॉर्ड, हम जानते हैं और हम डीएनए कराना चाहते हैं क्योंकि हमको झूठा फंसाया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा हमारे अनुरोध को स्वीकार किया गया और डीएनए का आदेश पारित करते हुए डीएनए रिपोर्ट आने तक अभियुक्त को गिरफ्तारी से स्टे दिया गया। इस प्रकार से हमने 376, 506 SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को, जिसमें लड़की 7 महीने की गर्भवती थी, उसको गिरफ्तारी से स्टे कराया और उसको, क्योंकि वह निर्दोष था, तो जेल जाने से बचाया। तो इस प्रकार से यदि आपको झूठा फंसाया जा रहा है तो आप घटना में सम्मिलित न होने संबंधित साक्ष्यों के साथ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल करके अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। अगर आपको माननीय उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्टे नहीं प्राप्त होता है तो उसके बाद आप पुनः जनपद न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। और यदि जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त नहीं होती है तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय से अरेस्ट स्टे खारिज होने के बाद भी आप अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे कि मुकदमे के विवेचक के समक्ष उचित माध्यम से अपने किसी भी रिश्तेदार, वास्तेदार या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने बेगुनाह होने संबंधित जानकारी तथा घटना की सत्यता से अवगत जरूर कराएं, उससे आपको लाभ मिल सकता है। तो साथियों, कहा गया है कि कानून की जड़ पाताल में होती है, मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिले। इसलिए यदि आपको झूठा फंसाया गया है या झूठा फंसाया जा रहा है तो सबसे पहला काम है कि आप हिम्मत ना हारें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पता नहीं कब कौन सी वीडियो किसके काम आ जाए और किसकी परेशानी दूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।